से अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो वीडियो को, ताकि वो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर पाए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडोग्रोन क्लास 10th को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारा इस पे कंटेंट मैंने अपलोड किया है पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अब हमारा चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन, पुराने जमाने में तो क्वेश्चन आता ही था कि भैया इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन कीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को। इसमें होता क्या है बेटा, आपको एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेना है ना, और उसमें आपको एक पर्टिकुलर एंगल से ना लेजर लाइट, लेजर बीम आपको मारना है। तो जब आप उस पर लेजर करोगे ना तो आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको पूरी बीम्स दिखेंगी। और यहां पे देखो, आप ये देखो, एयर से फिर ग्लास क्या हो गया, डेंसर हो गया, और फिर बाहर एयर हो गया। तो आप यहां पे लाइट्स की बहुत सारी, एक बेंडिंग आपको यहां देखने को मिल रहा है, एक बेंडिंग आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज द फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसी चीज को आपको समझाना है। इसमें जितने एंगल्स बने हैं ये सब याद रखिएगा। अब देखो, यहां से लाइट आ रही है तो एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कीजिए, तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया क्योंकि ये इंसिडेंट रे था। अब यहां पे लाइट रिफ्रैक्ट हो गया तो एंगल आर, दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल, और उसके बाद यहां आकर टकराया तो ये रिफ्रैक्टेड ही रहेगा। अब यहां से लाइट इमर्जेंट हो रहा है तो ये इमर्जेंट एंगल हो गया। अब देखो, इंसिडेंट रे जो जिस एंगल पे टकराया था वहां से जो एक लाइन, अगर ये बेंडिंग नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे जो है सीधे सीधे यहां पे इस पॉइंट पे आता। लेकिन इतनी सारी बेंडिंग्स हुई क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो बेंडिंग तो होना ही है। तो जो फाइनल इमर्जेंट रे जो निकला ना, अब उससे ओरिजिनल का अगर डिस्टेंस देखा जाए d, दैट इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, इसी d को कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओरिजिनल इंसिडेंट रे से इमर्जेंट रे के बीच की दूरी को ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रे। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फिनोमेना। ठीक है, चलिए, बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसे ही रिफ्रैक्शन भी है। यहां भी दो लॉज है, ध्यान रखिएगा। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। देख लो आप, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नीचे वाला रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। दिख रहा है, ये पहला हो गया। दूसरा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल। ठीक है, अब देखो ये एंगल आई, तो साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ ये रिफ्रैक्शन का एंगल आर, इसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होगी। इसी को आगे चल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के जो आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, फिर आगे के टॉपिक पे चलेंगे। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ लाइट रे, क्वेश्चन कह रहा है कि ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे पड़ रही है। आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अपोजिट पैरेलल फेस इट इज फाउंड दैट द एंगल आई जो होगा, क्या कह रहा है, ये जो लाइट निकल रही है, देखो इंसिडेंट एंगल ये है, ठीक है, इसको जरा मिटा देता हूं, ये रहा हमारा इंसिडेंट एंगल, और जब लाइट यहां पे इमर्जेंट एंगल। अब ये इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल का क्या रिलेशन है, क्या इंसिडेंट एंगल ग्रेटर होगा इमर्जेंट से, इंसिडेंट एंगल लेस होगा, इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट के बराबर होता है, या इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल का कोई रिलेशन ही नहीं है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। रितिका का आंसर आ गया, क्वेश्चन 1 का सी कह रही है, क्वेश्चन 1 का सी कह रही है, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा ये चीज, जिन बच्चों को नहीं पता, ये बेसिक चीजें हैं, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट आपको एमसीक्यू ना बहुत ऐसी चीजें सिखा देगा जो आप थ्योरी पढ़ के नहीं सीखे होगे। तो एमसीक्यू जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। सक्षम कह रहा है 2, नहीं सक्षम 2 नहीं होगा, 1 का 2 बिल्कुल नहीं, सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल, याद रखिएगा। यही चीज प्रिज्म में भी होता है। प्रिज्म में भी, जो प्रिज्म में जब लाइट एंटर करती है और जो लाइट यहां बाहर निकलती है, इंसिडेंट एंगल और जो इमर्जेंट एंगल बनता है बेटा, यहां भी एंगल आई एंगल ई के बराबर होता है। प्रिज्म में भी ये चीज होता है, ग्लास, क्योंकि वहां भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां भी ग्लास स्लैब में भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 लेते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब
रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में कुछ चीजें यहां लिखी हुई हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। सक्षम जैन 1 का 2 3 क्यों होगा सर? बेटा इस चीज को आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो। आप एक ग्लास सेल स्लैब ले लो, है ना, व्हाइट पेपर पे ग्लास स्लैब रख दो, एक पर्टिकुलर एंगल से लेजर लाइट मारो एंगल आई की वैल्यू पे, तो एंगल ई जो निकलेगा ना उसका भी एंगल देखोगे तो एंगल आई के लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली आप इस चीज को प्रूव करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए ये बताइए क्वेश्चन 2 का कृपांशी कह रही है कि बी होगा। अच्छा चलो पढ़ते हैं। द इमर्जेंट रे इज नॉट शिफ्टेड साइडवर्ड स्लाइटली। इमर्जेंट रे शिफ्ट नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो जाता है बिल्कुल साइड शिफ्ट होता है। द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर द इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर होता है सच में। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। द रे जो इमर्ज होगा वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा। ये बात सही है, मुझे तो सही लग रहा है, मुझे तो यही सही लग रहा है बिल्कुल। आप डायग्राम को ऑब्जर्व करो, चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, डायग्राम को देखो। ये देखो ना, ये जो इमर्जेंट रे निकल रहा है बेटा और इंसिडेंट रे, ये रहा इंसिडेंट रे, इस लाइन को सीधी 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 यहां आ रहा है। अब यही है ना इमर्जेंट रे का लाइन, और ये हमारा इंसिडेंट रे का लाइट है, और ये इमर्जेंट रे, इन दोनों, ये देखो ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल है ना। यही स्टेटमेंट तो सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी, द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए बी नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होता है। ठीक है, कैसे परपेंडिकुलर होगा, डायग्राम को देखो अच्छे से, कैसे परपेंडिकुलर कह सकते हो आप? परपेंडिकुलर तो नॉर्मल होता है ना बेटा। इंसिडेंट रे कैसे, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर हो गया तो लाइट तो पार पार चली जाएगी ना, सीधी सीधी चली जाएगी, बेंडिंग होगा ही नहीं, है ना। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है इसमें। ओके, चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ ग्लास स्लैब एट 90 डिग्री। लो आ गया क्वेश्चन आपका 90 डिग्री वाला। द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? कह रहा है द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ग्लास स्लैब एट 90 डिग्री। एक ग्लास स्लैब है ना, 90 डिग्री पे एक इंसिडेंट रे जो है वो 90 डिग्री पे आकर फॉल हुआ है। तो बताइए एंगल आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो कितने लोग गलत आंसर देते हैं इसका। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, देखते हैं जरा आप लोग का आंसर क्या आ रहा है इसका। रितिका कह रही है नॉट इक्वल टू 0 और लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, कृपांशी कह रही है ए। भैया तुम लोग क्या दिमाग लगा रहे हो यार, 0 होगा ना यार। इंसिडेंस एंगल होता क्या है पहले तो मुझे ये बताओ। मान लो ये नॉर्मल हो गया बेटा, ये नॉर्मल हो गया। अब मान लो हमने ये इंसिडेंट रे ऐसे मारा, इंसिडेंट रे मारा कितने 20 डिग्री पे, तो ये होता है ना इंसिडेंस। नॉर्मल से इंसिडेंट रे का बीच के एंगल को कहते हैं। और जब ये लाइन एकदम यहां आ जाएगी, ये लाइन जब एकदम यहां आ जाएगा तो फिर तो इंसिडेंट एंगल बचा ही नहीं ना। ये लाइन जब यहां आ जाएगा तो एंगल आई की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, है ही नहीं नॉर्मल से। ठीक है, नॉर्मल पे अगर आ गया इंसिडेंट रे तो फिर इंसिडेंस एंगल तो 0 हो जाएगा ना। कहां कॉन्सेप्ट लगा रहे हो? ठीक है, चलिए बिल्कुल क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। लो क्वेश्चन 4 ले लो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। मोहित टुक अ थिक ग्लास स्लैब हुज वन अपोजिट पैरेलल फेस इज सिल्वर्ड। ओके, ही ऑब्जर्व दैट इट फॉर्म्ड मल्टीपल इमेजेस। दिस हैपन एन अकाउंट ऑफ। बहुत सारे इमेजेस बन रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, डिस्पर्सन की वजह से, या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ध्यान रखना उसने क्या लिया, एक ग्लास स्लैब लिया है ना। मोहित ने एक डार्क मतलब मोटा सा ग्लास स्लैब लिया है इस तरीके से। और क्या कह रहा है, ही ऑब्जर्व दैट हुज वन अपोजिट पैरेलल फेस। उसका एक पैरेलल फेस जो है ना, ये वाला फेस मान लेते हैं, सिल्वर कलर से पोत दिया गया है। अब उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया तो देखा गया कि उसके यहां पे खूब सारे इसके इमेजेस बन गए। ऐसा किस वजह से हो रहा होगा? क्वेश्चन 4 का सक्षम कह रहा है ए। तो भैया कैसे, सिर्फ और देखो ये गलती हो रही है, दोनों हो रहा है ना बेटा। ग्लास स्लैब है, लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा ही रही होगी तो रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, और उसके बाद अंदर जाकर
बहुत सारे इमेजेस बन रहे हैं, यानी रिफ्लेक्शन भी हो रहा है ना। अब एयर से ग्लास के अंदर, ग्लास मोटा है ना, ग्लास मोटा है बेटा, तो ग्लास के अंदर लाइट जा रही है ना, एक मीडियम से ग्लास के, देखो ग्लास कितना मोटा, लाइट जा रही है ना अंदर, तो रिफ्रैक्शन तो होगा, लाइट की बेंडिंग तो होगी। तो रिफ्रैक्शन के साथ साथ क्योंकि इमेजेस बन रहे हैं बहुत सारे, और ये सिल्वर जो पीछे कोटिंग कर देते हैं ना, आपने मिरर देखा है, मिरर क्या, मिरर के पीछे एक कोटिंग रहती है सिल्वर कलर की, उसी की वजह से हम लोग अपना थोबड़ा देख पाते हैं। उस कोटिंग को मिटा दो, थोबड़ा दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन का काम करता है, वो हेल्प करता है इमेजेस क्रिएट करने में, स्क्रीन का काम करता है वो। ठीक है, तो दोनों हो रहा है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि स्टूडेंट हैज ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये ट्रेस किया है, इसमें 1 2 3 4 इसका नाम बताइए, है ना। अच्छा, ये नहीं पूछा है यार, कुछ और पूछा है, जरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। इफ यू आर आस्क्ड टू लेबल 1 2 3 4 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवलिंग एंगल आई, एंगल ई, एंगल आर एंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो जो फर्स्ट एंगल है ना, फर्स्ट नंबर 1 इज एंगल आई, नंबर 2 जो है वो है एंगल आर, नंबर 3 जो है एंगल ई है, और जो नंबर 4 है ना वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी है। ठीक है, तो कौन सा 1 2 3 4, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे आंसर तो इसका सी कह रहा है, कहां गड़बड़ कर रहे हैं अपन, इसका गड़बड़ी कहां कर रहे हैं हमने। स्टूडेंट हैज ट्रेस्ड द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब एज फॉलो, इफ यू आर आस्क्ड टू लेबल 1 2 3 4 करेक्ट सीक्वेंस में, ठीक है, ऑफ लेबलिंग एंगल आई ई आर, एंगल आई ई आर। अच्छा, इसके हिसाब से करना है ना। अच्छा, अपन क्या गलती कर रहे थे, तो चलो अपने को एक तो क्लियर हो गया, 1 का मतलब ये है, 2 का मतलब ये है, 3 का मतलब ये है, 4 का मतलब ये है। अब इस जो क्वेश्चन दिया इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। तो पहले एंगल आई दिया है क्वेश्चन में, फिर एंगल ई दिया है, फिर एंगल आर दिया, एंड लास्ट में लेटरल। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक चालू होगा। व्हाई डज द इमर्जेंट रे इन ग्लास स्लैब इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ऐसा क्यों होता है ना। तो ध्यान से देखिए, ऐसा इसलिए होता है, वी नो दैट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन के केस में, व्हेन इंसिडेंट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। हमको पता है ग्लास स्लैब में क्या होता है, जब लाइट एयर से, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर जाती है तो इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, और फिर जब ग्लास से एयर में आता है तो वापस से क्या होता है, नॉर्मल से दूर भाग जाता है ना। अब इसकी वजह से अगर हम इंसिडेंट रे को और इमर्जेंट रे के पाथ को अगर ट्रेस किया जाए तो हमको दिखेगा ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो यही आपको इसको शब्दों में लिखना है। व्हाई डज इमर्जेंट रे शिफ्ट साइडवर्ड, क्यों इमर्जेंट रे जो है वो थोड़ा सा साइडवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आप इसका रियल डायग्राम देखो, है ना, रियल डायग्राम देखो, जो इमर्जेंट है थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो गया, ऐसा क्यों हुआ भाई, इसका रीजन क्या लिखा जाए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लास की थिकनेस की वजह से। जितना ज्यादा ग्लास थिक होगा, ग्लास की थिकनेस और एंगल आई की वैल्यू क्या है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। ओके, चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, कि व्हाट इज अंडरस्टूड बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट का मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप इस शब्द से। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के पाथ के बीच का दोनों का दूरी, इसी को तो कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिस्ट एनी 2 फैक्टर ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो डी की वैल्यू है किस चीज पे डिपेंड करेगा, भाई कितना दूर होगा, डिस्टेंस डी की वैल्यू किस चीजों पे डिपेंड करेगी, तो थिकनेस याद रखिएगा, है ना, एक तो ग्लास का जो थिकनेस है उस पे, यहां लिखा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब और इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्या क्या बोला, एंगल आई पे डिपेंड करेगा, जो डी की वैल्यू है, डी की जो वैल्यू है एंगल आई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन पे डिपेंड करेगा, थिकनेस पे डिपेंड करेगा, ये 3 चीज पे डिपेंड करेगा, याद रखिएगा।